हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान एनसीईआरटी का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, परमाणु की संरचना। इसके पिछले 3 वीडियोस में मैंने आपको परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल ये सब बता दिया है और समस्थानिक संभारिक क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम आगे इसमें पढ़ने वाले हैं बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि। इसको मैंने थोड़ा सा बता दिया था पिछले क्लास में कि नील बोर्स ने जो आधुनिक तरह से बताया था परमाणु का मॉडल, उसकी जो है कैसे उसका विकास हुआ, किन किन थ्योरीज के विकास के साथ परमाणु मॉडल नया बनाया गया। तो इसमें जो है विद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं, जिनको हम प्रकाश कहते हैं, प्रकाश भी कई तरह के होते हैं। ये जो देख रहे हैं अपन, ये दृश्य प्रकाश है, बाकी अल्ट्रावायलेट है, गामा रे है, एक्सरे है, कॉस्मिक रे है, इंफ्रारेड है, ये सब भी विद्युत चुंबकीय प्रकाश है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार होना, जिसका अर्थ यह है कि विकिरण तरंग तथा कण दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। ये एक विशेष बात है इसके बारे में कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है एक्चुअली केवल तरंग नहीं है, वो जो है आपके कण भी है उसके साथ। उसके कण को हम क्वांटम में फोटॉन कहते हैं, और तरंग तो है ही जिसका हम तरंग दैर्ध्य और जो है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति निकालते हैं। परमाणु स्पेक्ट्रम से संबंधित प्रायोगिक परिणाम। परमाणु स्पेक्ट्रम क्या है कि परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऊर्जा अवशोषित करते हैं, फिर उसको विकिरित करते हैं, तो कई प्रकार के उससे प्रकाश की तरंगें निकलती हैं, तो उनका एक स्पेक्ट्रम बन जाता है, जिसको लाइमन, बामर, पाश्चन ये सब ब्रैकेट ये सब श्रेणी में हम पढ़ते हैं। पहले हम विद्युत चुंबकीय विकिरण के द्वैत व्यवहार की चर्चा करेंगे। परमाणु स्पेक्ट्रम के प्रायोगिक परिणामों की चर्चा खंड 2.4 में की जाएगी आगे, ठीक है। तो पहला है विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति, क्योंकि हम 2 प्रकृति पढ़ने वाले हैं, तरंग और कण प्रकृति। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है, जो प्रकाश है ये सब, इनकी तरंग प्रकृति क्या कहती है कि इनके साथ एक तरंग जुड़ी हुई है, ठीक है। और इन तरंगों की एक विशेष आवृत्ति होती है और एक विशेष तरंग दैर्ध्य होती है। तो इसको जरा तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति को आप एक बार समझ लीजिए, फिर हम इसको आगे पढ़ेंगे। जैसे मान लो प्रकाश इस तरह से आगे बढ़ रही है, तो ये मान लो इसकी तरंग है जो आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो 2 तरंगों की जो डिस्टेंस है ये इसकी तरंग दैर्ध्य होती है, जिसको अपन लैम्डा से नापते हैं, ठीक है। और 1 सेकंड में किसी बिंदु से गुजरने वाले इन तरंगों की संख्या जो है आवृत्ति कहलाती है, जो कि न्यू से दिखाते हैं पर न्यू, वी टाइप का लिखते हैं ना, न्यू कहते हैं इसको, न्यू, NU, न्यू, ठीक है। वी टाइप का होता है, छोटे वी टाइप का। तो अब देखिए कि तरंग दैर्ध्य मतलब तरंग की लंबाई हुई और आवृत्ति मतलब तरंग की संख्या। तो मान लो 1 सेकंड में छोटी तरंग है तो ज़्यादा पास हो पाएगी, ज़्यादा निकल पाएगी 1 सेकंड में, और लंबी तरंग है तो कम गुजर पाएगी, क्योंकि स्पीड तो फिक्स है ना। स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतनी दूरी तय करनी है, ठीक है। तो स्पीड फिक्स है, तो स्पीड फिक्स है तो छोटी चीज जल्दी गुजर पाएगी, बड़ी चीज देरी से गुजर पाएगी। समझ रहे हैं ना बात को? मतलब ये है कि जिनकी लंबाई ज़्यादा है वो 1 सेकंड में कम गुजर पाएंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, लेकिन जिसकी तरंग दैर्ध्य छोटी रहेगी वो 1 सेकंड में ज़्यादा गुजर पाएंगे तो उसकी आवृत्ति ज़्यादा रहेगी। तो आवृत्ति का मतलब ये है कि 1 सेकंड में कितने गुजर पा रहे हैं, छोटी वाली जल्दी गुजरेगी। और एक चीज़ और समझ लीजिए कि जिस विकिरण की आवृत्ति ज़्यादा होती है उसकी ताकत ज़्यादा होती है। समझ रहे हैं? जैसे कि दृश्य प्रकाश है, इसकी आवृत्ति है, इससे ज़्यादा आवृत्ति होती है पराबैंगनी की, तो उसमें ज़्यादा ताकत होती है। उससे ज़्यादा एक्सरे, उससे ज़्यादा गामा, उससे ज़्यादा कॉस्मिक रे। दृश्य प्रकाश से कम आप कहेंगे तो औरत किरणें हैं, और भी जो किरणें हैं जो हम देख नहीं सकते, रेडियो किरणें हैं, उनकी आवृत्ति और कम है। तो आवृत्ति ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, ज़्यादा संख्या होनी चाहिए एक बार में गुजरने की, 1 सेकंड में गुजरने की। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि आवृत्ति ज़्यादा है तो ताकत ज़्यादा है। और ताकत का मतलब क्या है? उसमें ऊर्जा ज़्यादा है। तो सिंपल से समझ सकते हो कि मान लो कोई दीवार है तो कितनी मोटी दीवार को भेद पाएगी, वो उसकी ताकत मानी जाएगी। जैसे मान लो किसी धातु की दीवार है, धातु की प्लेट है, तो कितनी मोटी धातु की प्लेट से गुजर पाएगी। जैसे आप दृश्य प्रकाश कहते हो,
तो धातु की एक पतली फाइल आप रख दोगे, जैसे एल्यूमिनियम की, लोहे की, तो भी वो नहीं गुजर पाएगी, है ना। जैसे ऐसे विद्युत बल्ब को आप ऐसे देखोगे लोहे की शीट से, तो कितनी भी पतली शीट रहेगी उससे उधर आपको नहीं दिखेगी बल्ब, लेकिन अल्ट्रावायलेट को कहोगे तो एकदम पतली शीट से गुजर जाएगी। एक्सरे उससे मोटी शीट से, गामा रे और मोटी, कॉस्मिक रे और मोटी शीट से गुजर जाएगी। आप लोगों ने लेजर किरणें सुनी होंगी, लेजर किरणें, जिससे अपन लोहे को काट देते हैं। तो लोहे को काटता कैसे, उससे गुजरता है तो उसमें छेद कर देता है, वो ऐसा कर देता है। तो वो कॉस्मिक रेज जो होते हैं वही सबसे पावरफुल जो कॉस्मिक रे हैं वही लेजर किरणें बनाती हैं। ठीक है। 19वीं सदी के मध्य में भौतिकविदों ने गर्म वस्तुओं से अवशोषित एवं उत्सर्जित होने वाले विकिरणों का सक्रियता से अध्ययन किया। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि जो वस्तु जितनी ज़्यादा गर्म रहेगी उससे उतनी ज़्यादा आवृत्ति की प्रकाश निकलेगी। जैसे कि आप लोहे को गर्म करते हो तो गर्म करते करते एक समय में वो लाल दिखने लगता है, और गर्म करोगे तो सफ़ेद दिखने लगे, और गर्म करोगे तो नीला दिखने लगेगा। तो लाल से सफ़ेद में और सफ़ेद से नीले में ज़्यादा आवृत्ति होते चली जाती है। तो जितना ज़्यादा गर्म उतने ज़्यादा आवृत्ति की प्रकाश वो निकालेगी। इन विकिरणों को ऊष्मीय विकिरण कहा जाता है। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि ऊष्मीय विकिरण किससे बने होते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे आप आयरन या तवे को गर्म करते हैं तो ऐसे पास में जब ले जाते हैं हाथ को तो आपको गर्मी महसूस होती है, क्योंकि वहाँ से अवरक्त किरणें निकलती हैं, इंफ्रारेड, जिसको हम देख तो नहीं सकते लेकिन उसमें गर्मी जो रहती है उसको महसूस कर सकते हैं, है ना। तो वो भी एक विद्युत चुम्बकीय किरण है जो दृश्य प्रकाश से कम आवृत्ति वाली है और ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाली है। अब यह भली भांति ज्ञात है कि ऊष्मीय विकिरण विभिन्न आवृत्तियों तथा तरंग दैर्ध्यों वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों से बने होते हैं। इसको विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि इसमें विद्युतीय गुण तो है ही है, धन आवेश ऋण आवेश वाला, साथ में चुंबकीय गुण भी है। मतलब ये चुंबक को या मेटल को, लोहे को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है या प्रतिकर्षित कर सकता है। इसी चुंबकीय गुण का प्रयोग करके हम लोग मोटर और डायनेमो का निर्माण करते हैं। मोटर में विद्युत प्रवाहित करने पर उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है जिससे वो घूमने लगता है, और डायनेमो में चुंबकीय गुण पहले से रहता है और जब उसको घुमाते हैं तो उस चुंबकीय गुण से विद्युत उत्पन्न हो जाता है। विद्युत से चुंबक और चुंबक से विद्युत उत्पन्न करते हैं अपन, समझ रहे हैं। मोटर में विद्युत से चुंबक उत्पन्न करते हैं और डायनेमो में चुंबक से विद्युत उत्पन्न करते हैं, लेकिन दोनों विद्युत चुंबकीय गुण है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यह अनेकों आधुनिक धारणाओं पर आधारित हैं जो कि 19वीं सदी के मध्य तक ज्ञात नहीं थी। तो बहुत सारे यहाँ पर हम चीज़ें देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। ऊष्मीय विकिरण के नियमों का सर्वप्रथम सक्रियता से अध्ययन 1850 में हुआ। ठीक है, 1850 से इनका सही ढंग से अध्ययन शुरू हुआ। 1870 के आरंभ में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने यह सिद्धांत विकसित किया कि विद्युत चुंबकीय तरंगें आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। आवेशित कण कौन है? जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन से भी हो सकती हैं, लेकिन प्रोटॉन चूंकि मूव नहीं करती तो हमको परमाणु से वो निकालते अवशोषित करते नहीं दिखते, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं। तो आवेशित कण मूव करते करते ही इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को निकाल सकते हैं अपनी ऊर्जा को दे करके। इस सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन बाद में हेनरी हर्ट्ज ने किया था। ठीक है, हेनरी हर्ट्ज ने, इन्हीं के नाम पे हम जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति है उसको हर्ट्ज कहते हैं, हर्ट्ज। ठीक है, हम यहाँ विद्युत चुंबकीय विकिरणों के विषय में कुछ तथ्यों को जानेंगे। जेम्स मैक्सवेल 1870 ने सबसे पहले आवेशित पिंडों के बीच अनोन्य क्रियाओं और स्थूल स्तर पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के व्यवहार की व्याख्या की। देखिए, आवेशित पिंड जैसे धन आवेश ऋण आवेश वाले पिंड, जिस तरह से जो विभिन्न ग्रह हैं, सूर्य हैं, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, लेकिन वो आवेश के कारण से नहीं है, वो अलग है। वैसे ही जिनमें आवेश रहता है, धन आवेश ऋण आवेश, उनके बीच में भी कुछ इस तरह के बल लगते हैं। उसने यह सुझाव दिया कि विद्युत आवेशित कणों को जब त्वरित किया जाता है तो एकांतर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। यह क्षेत्र विद्युत एवं चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होते हैं, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। तो कुल मिला के ये है कि आवेशित कणों को त्वरित करना, त्वरित करना मतलब त्वरण का मतलब होता है उसके वेग को बढ़ाना, मतलब वेग को बढ़ाते जाते हैं
तो उसके साथ एक तरंग जुड़ी हुई हमको मिलती है। ठीक है। प्रकाश भी विकिरण का एक रूप है जिसकी जानकारी वर्षों पूर्व से है और पुरातन काल से इसकी प्रकृति के बारे में समझने की कोशिश की गई। तो ये जो प्रकाश है, दृश्य प्रकाश, उसी स्पेक्ट्रम का भाग है। हम अभी इस स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे। ठीक है, कौन से स्पेक्ट्रम का भाग है इसको हम आगे पढ़ेंगे, ये नहीं है, और आगे एक फोटो है उसको हम देखेंगे। तो उस स्पेक्ट्रम में कॉस्मिक रे से लेकर के इधर रेडियो वेव्स तक पूरे रहते हैं, बीच में दृश्य प्रकाश है जिसकी आवृत्ति और ये फिक्स है। पूर्व में न्यूटन ने प्रकाश को कणों का बना हुआ माना था। ठीक है, तो देखिए शुरू में न्यूटन ने कहा कणों का बना हुआ है, फिर बाद में माना गया कि तरंग का बना हुआ है, लेकिन फिर बाद में माना गया ना कि दोनों का बना हुआ है। देखिए, है ना, तो कार्पसल से कणिकाओं का बना हुआ न्यूटन ने माना। 19वीं शताब्दी में प्रकाश की तरंग प्रकृति प्रतिपादित हुई कि तरंग का बना हुआ है, बाद में पता चला दोनों का बना हुआ है। पहली बार मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश तरंगे दोलायमान विद्युत तथा चुंबकीय व्यवहार से संबंधित होती हैं। मतलब यह है कि प्रकाश में दो तरंगे होती हैं, एक विद्युत तरंगे होती है और एक चुंबकीय तरंगे होती हैं। अभी बता रहा हूं मैं आपको चित्र से। यद्यपि विद्युत चुंबकीय तरंग की गति की प्रकृति जटिल होती है, लेकिन हम यहाँ कुछ सामान्य गुणों पर विचार करेंगे। पहले आप देखिए इसको, ये दो तरंगे हैं, लाल वाला विद्युत है और नीला वाला चुंबकीय है। तो देखिए कैसे चल रहा है। तो एक मान लो विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसे चल रही हैं, ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे, और दूसरी वाली ऐसे चल रही हैं, ऐसे, मतलब एक दूसरे के 90 डिग्री में चलते हैं। एक ऐसे ऊपर नीचे चल रही है तो एक ऐसे आजू बाजू चल रही है, तो एक दूसरे से 90 डिग्री में है। अगर आपको ये 3D फिगर रहता तो आपको ये ठीक से समझ में आता, लेकिन इसको देख कर भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि देखो विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसे ऊपर नीचे चल रही हैं और ऐसे साइड में ऐसे चल रही हैं। ये जो चुंबकीय तरंग है, विद्युत तरंगे सीधी और चुंबकीय तरंगे ऐसे साइड में चल रही हैं, आगे की ओर जा रही हैं। तो अब इन दोनों को हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ों में समझना है। ठीक है, पहला, दोलायमान आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, 90 डिग्री में लंबवत। एक ऐसे चलेगा तो एक ऐसे चलेगा। ठीक है, ऐसे चलेगा। ये दोनों तरंगों के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ठीक है, संचरण की दिशा के लंबवत है, मतलब ऐसे जा रही है तो एक ऐसे चल रहा है, एक ऐसे चल रहा है, और सीधी ऐसे जा रही है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग का एक सरल रूप चित्र में देखा आपने। ध्वनि अथवा जल तरंगों के विपरीत विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और ये निर्वात में भी गति कर सकते हैं। आपको जानना चाहिए या जानते भी होंगे, जल तरंग तो आप देखे होंगे कि जल में ऐसे 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 तरंग उठते रहता है, हवा चलता है, तो वो जल तरंग है जो जल में ही उत्पन्न होता है। ध्वनि तरंगे जो हैं, आवाज की तरंगे, इसको गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे हवा है या द्रव है या ठोस है। और आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि ध्वनि तरंगों की सबसे कम गति हवा में होती है, उसके बाद जल में होती है, और सबसे तेज गति ठोस में होती है। इसीलिए आपने कई फिल्मों में देखा होगा या बचपन में आपने किया भी होगा कि आप रेलवे ट्रैक में जा रहे हैं, आपको लगता है कि इस ट्रैक में कोई गाड़ी आ सकती है, तो ऐसे देखते हो, आपको दिखती नहीं है, सुनने की कोशिश करते हो, नहीं सुनाई देती है। लेकिन फिर आप रेलवे ट्रैक में ऐसे कान लगा के सुनते हो तो आपको छिक 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 की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। अगर दूर में कहीं कई किलोमीटर दूर में भी रेलगाड़ी है तो उसकी आवाज़ आपको रेलवे ट्रैक से आ जाती है। वैसे ही जैसे कि आप तार से जोड़ते हैं, आप बचपन में पता नहीं खेले हैं कि नहीं, आप तो हर हाथ में मोबाइल है, टेलीफोन है, हम लोग खेले हैं इसको। क्या करते थे पता है, माचिस की डिब्बी में छेद करके उसका जो अंदर का पार्ट होता है ना, ऐसे माचिस निकालते हैं, उसमें छेद करके उसमें धागा बांधते थे अपन, और ऐसी दूसरी तरफ धागा, और बहुत लंबा धागा बांधते थे, और एक तरफ से ऐसे बोलते थे और दूर में धागा को सीधा रख करके दूसरा आदमी उसको कान में सुनता था, तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ उसमें से जाती थी। हम लोग उसको टेलीफोन बनाते थे, समझे। अब आप लोग ये सब नहीं खेलते हैं, अब तो आधुनिक तरीके से आप मोबाइल से खेलते हो, कोई बात नहीं है ना। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता है, चाहे वो हवा हो, चाहे जल हो, या द्रव हो, या फिर ठोस हो। यही कारण है कि आप चंद्रमा में चूंकि हवा नहीं है, आप उसमें कितना जोर से भी चिल्लाएंगे तब भी बाजू में खड़े हुए आदमी को सुनाई नहीं देगा, आपको खुद सुनाई नहीं देगा,
क्योंकि आपकी आवाज़ यहाँ से लेके यहाँ तक जो पहुँच रही कान तक, ये हवा के माध्यम से पहुँच रही है, तो आपको खुद सुनाई नहीं देगा। तो लोग इंस्ट्रूमेंट रखते थे, जो चंद्रमा में गए इंस्ट्रूमेंट रखे और इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से, जैसे टेलीफोन में जाता है उस तरह के सिस्टम के द्वारा वो लोग सुन पा रहे थे एक दूसरे की बात। ठीक है, अब यह तथ्य अच्छी तरह स्थापित हो चुका है कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण कई प्रकार के होते हैं जिनकी तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति एक दूसरे से भिन्न होती है। और ये कौन कौन से होते हैं आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी कई 2-3 पेज के बाद है, मैं दिखा दूंगा आपको, है ना। ये एक साथ मिलकर विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम बनाते हैं। ठीक है, चलिए मैं आप इसको पहले एक बार दिखा ही देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसको थोड़ा पहले लगाना था एक्चुअली, काफ़ी बाद में लग रहा है। ये स्पेक्ट्रम है, देखिए स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जितने प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं उनको हमने लाइन से लिखा है, उनकी आवृत्ति भी लिखा है और उनके तरंग दैर्ध्य भी लिखा है। नीचे हमने तरंग दैर्ध्य लिखा है और ऊपर हमने आवृत्ति लिखा है पर सेकंड में। ठीक है, हर्ट्ज में पर सेकंड। तो अब देखिए इसमें ध्यान से देखिए कि आप इधर से इधर आ रहे हैं, देखिए तो तरंग दैर्ध्य कम हो रहा है। देखिए इसमें 10 से घात 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, 0 है, 10 से घात -2, -4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 माइनस में, तो सब प्लस से लेके माइनस तक आया, मतलब तरंग दैर्ध्य कम होता चला गया इधर आए तो। लेकिन आप आवृत्ति देखिए 10 की घात 0, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ये आवृत्ति बढ़ती गई है। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि जिसकी तरंग दैर्ध्य कम रहेगी उसकी आवृत्ति ज़्यादा रहेगी, संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो आवृत्ति ज़्यादा इस तरफ हो रही है देखिए, और तरंग दैर्ध्य कम हो रही है इस तरफ। इसी बीच में यहाँ पर जो कलरफुल दिख रहा है ये विबग्योर है, जिसको हम देख पाते हैं। ठीक है, सिर्फ इतने को देख पाते हैं। और तरंग दैर्ध्य इसका जो है ये तरंग दैर्ध्य नैनोमीटर में लिखा है, 400 नैनोमीटर से 700 750 नैनोमीटर तक हम देख पाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मीटर में है ना, ध्यान रखेंगे ये वाला मीटर में दिया हुआ है, तो नैनोमीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है, ध्यान रखेंगे आप। तो उससे पहले आप देखिए अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, गामा रे है, और इधर कॉस्मिक रे भी होता है, इसमें लिखा नहीं है कॉस्मिक रे। ठीक है, तो ये हम नहीं देख पाते। और इसके बाद में इंफ्रारेड है ना, माइक्रोवेव, रेडियो वेव जिसमें FM AM जिसको हम देखते हैं, और इधर आपको लॉन्गिट्यूडनल रेडियो वेव्स जिसका हम प्रयोग नहीं करते। ये जो रेडियो तरंगे हैं इनका प्रयोग हम रेडियो सुनने के लिए करते हैं। रेडियो पता नहीं आप लोग देखेंगे नहीं, FM जरूर सुनते रहे हैं आप मोबाइल में, वो रेडियो है। तो इधर उधर दोनों को हम नहीं देख पाते, लेकिन जैसे जैसे इधर आ रहे हैं ना इन तरंगों की क्षमता बढ़ रही है। इसलिए बोलते हैं ना कि अल्ट्रावायलेट रे जो है या एक्सरे जो है हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि ज़्यादा पावरफुल हैं तो भेद जाते हैं शरीर में एकदम, और भेद जाते हैं तो DNA को डैमेज कर देते हैं, तो कैंसर होने का डर रहता है। इसलिए बार बार एक्सरे कराने के लिए मना करते हैं। और धूप में भी अल्ट्रावायलेट होती है, ज़्यादा तेज़ धूप में खुले स्किन में नहीं जाना चाहिए बोलते हैं, क्योंकि उससे फिर अल्ट्रावायलेट से कैंसर होने का खतरा रहता है। ठीक है, और इन एक्सरे का प्रयोग हम करते हैं, एक्सरे वो जो कराते हैं आप है ना उसके लिए, तो वो शरीर के मुलायम भागों तो भेद जाता है लेकिन हड्डियों को नहीं भेद पाता, तो उसका फोटो बन जाता है उसमें एक्सरे फिल्म में। एक्सरे फिल्म का क्या सिद्धांत है ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो ये स्पेक्ट्रम है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम मतलब एक रेंज है कि किस फ्रीक्वेंसी से, देखिए 10 की घात 24 से लेके 10 के फ्रीक्वेंसी तक जो है इसमें दिया हुआ है। और आवृत्ति ये जो तरंग दैर्ध्य है 10 की घात -16 से 10 की घात +8 तक ये तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है। तो इनके बीच में जो मेन स्पेक्ट्रम है और विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनका हम विभिन्न कार्यों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको स्पेक्ट्रम को हम बात कर रहे थे अभी यहाँ पर आगे चल के। ठीक है, ठीक, ये स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम इसी की बात कर रहे थे। स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न नाम हैं। कुछ उदाहरण है रेडियो आवृत्ति जो उस साइड में शुरू हो रहा था ना, रेडियो है ना 10 की घात 6 हर्ट्ज के लगभग, जिसका उपयोग प्रसारण में किया जाता है। किसका प्रसारण में? वो रेडियो प्रसारण। उसके इधर आएंगे तो सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव आ रहे थे 10 की घात 2 हर्ट्ज है ना, जिसका उपयोग रडार में किया जाता है, रडार में। ठीक है, औरक्त किरणें 10 की घात 13 हर्ट्ज जिसका उपयोग गर्म करने में होता है ना, वो जो आपके आयरन से और आपके तवा वगैरह से जो गर्म किरणें निकलती हैं औरक्त किरणें, इंफ्रारेड।
उसके बाद हमारा दृश्य प्रकाश आ जाता है, उसके इधर फिर पराबैंगनी आते हैं, पराबैंगनी इतने में, है ना। सूर्य की विकिरण का एक भाग पराबैंगनी किरणें होती हैं और इनको मुख्यतः अवशोषित कर लेती है ओजोन, लेकिन कुछ जो है धरती पे पहुंचती है। लगभग 10⁻15 हर्ट्ज के थोड़े से क्षेत्र को साधारणतः दृश्य प्रकाश मानते हैं। 10⁻15 हर्ट्ज दृश्य प्रकाश, जो अल्ट्रावायलेट के बाद होता है। केवल यही वह क्षेत्र है जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं, है ना। और एक चीज़ बताएं कि जो मुर्गी के आंखें हैं या बर्ड्स के आंखें हैं वो पराबैंगनी को भी देख पाती हैं, हम लोग सिर्फ दृश्य प्रकाश को। अदृश्य क्षेत्रों को पहचानने के लिए विशेष प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता होती है जो उसके लिए संवेदी होते हैं। ऐसे यंत्रों का प्रयोग हम अवरक्त किरणें और इधर वाली किरणों को देखने के लिए करते हैं। आप लोगों ने कुछ वीडियोस डिस्कवरी वगैरह में, नेट जियो में देखे होंगे इंफ्रारेड कैमरे के बारे में, जिसको अंधेरे में शूटिंग करते हैं। तो अंधेरे में शूटिंग करते हैं तो शरीर से जो गर्मी निकल रही ना उसको कैच करके वो इंफ्रारेड किरणें देखती हैं वो। तो आप देखेंगे कि वो लाल कलर में दिखती है, कुछ जगहों पे सफ़ेद दिखती हैं, है ना। तो लाल कलर कहाँ पर दिखती है? जहाँ पर थोड़ी कम गर्मी निकल रही है। थोड़ी ज़्यादा गर्मी निकलने लगती तो सफ़ेद दिखने लगती है उस कैमरे से वो भाग। तो वो अंधेरे में रात में उसमें शूटिंग करते हैं तो देखा गया है कि जो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं एनिमल्स, उनका शरीर सफ़ेद दिखने लगता है और जो स्टेबल है उनका शरीर लाल दिखता है। ऐसा है क्योंकि शरीर से गर्मी निकल रही है ना, उसी को कैच करते हैं इंफ्रारेड किरणें। विद्युत चुंबक की विकिरण को दर्शाने के लिए विभिन्न प्रकार के मात्रकों का उपयोग किया जाता है। इन विकिरणों को आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य द्वारा चारित्रित किया जाता है। तो आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य क्या है ये मैंने बताया कि जो ये तरंग है इनकी लंबाई, दो तरंगों के बीच की लंबाई तरंग दैर्ध्य है ना। और 1 सेकंड में कितने तरंग गुजरे वो उसकी आवृत्ति है। तो छोटा रहेगा तो ज़्यादा आवृत्ति, बड़ा रहेगा तो कम आवृत्ति, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। मतलब तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति एक दूसरे के विपरीत हैं। आवृत्ति ज़्यादा तो तरंग दैर्ध्य कम, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा तो आवृत्ति कम। आवृत्ति जिसको न्यू से दर्शा रहे हैं, NU, न्यू, ये V नहीं है ना, न्यू है। न्यू का SI मात्रक हेनरिक हर्ट्ज के नाम पे हर्ट्ज रखा गया है, जिसको पर सेकंड कहा जाता है, पर सेकंड। इसको तरंगों की उस संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरती है ना। तो छोटी रहेगी तो ज़्यादा गुजर पाएगी ना, वही तो बोल रहे हैं। तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है मतलब ज़्यादा लंबी, कम है मतलब कम लंबी, तो कम लंबी ज़्यादा गुजर पाएगी, ज़्यादा आवृत्ति रहेगी। तरंग दैर्ध्य के मात्रक लंबाई के मात्रक होने चाहिए। सामान्यतया इनकी माप मीटर में होती है। देखिए तरंग दैर्ध्य को हम अगर मीटर में नापेंगे तो मीटर काफ़ी बड़ी यूनिट हो जाती है, तो हम इसको एंगस्ट्रॉम में यानी 10⁻⁻10 या नैनोमीटर में 10⁻⁹ में नापते हैं। जैसे आपने दृश्य प्रकाश को देखा था कि 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर तक था। तो अगर हम इसको मीटर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे पता है? 400 × 10⁻9 मीटर हो जाएगा ये। और वैसे ये 700 × 10⁻9 मतलब -9 मीटर हो जाएगा। तो मीटर में नापने के लिए हमको बड़े यूनिट की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में एंगस्ट्रॉम लिखेंगे तो ये 4000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, 4000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा ये, ठीक है। और ये 7000 एंगस्ट्रॉम, 700 का 7000 और 750 है तो 7500 हो जाएगा, है ना। उतने ही मतलब नैनोमीटर लिखेंगे तो 400, एंगस्ट्रॉम लिखेंगे तो 4000 और 4000 लिखेंगे तो 10⁻10 -10 हो जाएगा। ऐसा है, इधर एक शून्य बढ़ जाएगा, इधर बढ़ा रहे हैं तो इधर बढ़ जाएगा, ऐसा है। ये सब चीज़ बता चुका हूँ मैं आपको, वो जो रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा है उसमें आप पढ़ना, सब चीज़ बताया हूँ। चूंकि विद्युत चुंबकीय विकिरण में छोटी तरंग दैर्ध्य की तरंगें होती है, इसके लिए छोटे मात्रकों की आवश्यकता होती है। अतः चित्र में विभिन्न तरंग दैर्ध्यों तथा आवृत्तियों वाले भिन्न भिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरणों को दिखाया गया है। तो स्पेक्ट्रम में हमने देखा है अभी कुछ देर पहले। निर्वात में सभी प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण, चाहे उनकी तरंग दैर्ध्य कुछ भी हो, एक समान गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं। मतलब क्या है पता है आपको? 1 सेकंड में प्रकाश जो है इतने मीटर चलता है। अब ये कितने किलोमीटर हुआ पता है? 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूर चले जाएगी प्रकाश या कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग जो पूरे स्पेक्ट्रम में देखा, सबकी एक ही स्पीड है, ठीक है। तो एक्चुअली ये 3 ना होके 2.997925 है, तो इसको हम 3 मान लेते हैं।
और ये 3 लाख के बराबर है, 3 लाख के बराबर है। इस गति को प्रकाश की गति कहते हैं और सी चिन्ह से दिखाते हैं, छोटे सी से। आवृत्ति को न्यू से, तरंग दैर्ध्य को लेमडा से, तो फिर C इक्वल टू न्यू लेमडा। इस एक फार्मूले को अगर आप याद कर लेंगे तो आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल अपने आप बनते चले जाएंगे। और इनकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, किसकी? C की वैल्यू। C की वैल्यू फिक्स है 3 × 10⁸, आप इसको याद कर लीजिए। और न्यू और लेमडा में से किसी एक की वैल्यू दी रहेगी तो दूसरे की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अगर मान लो लेमडा की वैल्यू दी है तो आप C बाई लेमडा कर दें, अगर न्यू की वैल्यू दी है तो C बाई न्यू कर दें, तो दूसरे की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब जिसकी दी हुई है उसको इधर C के बटा कर दें तो दूसरे की वैल्यू निकल जाएगी। तरंगों को बताने के लिए एक दूसरी राह की तरंग संख्या का भी उपयोग किया जाता है। प्रति इकाई लंबाई में तरंग दैर्ध्य की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। इसका मात्रक तरंग दैर्ध्य के मात्रक का व्युत्क्रम है, पर मीटर है। देखिए, जैसे आपने कहा कि तरंग दैर्ध्य जो है मान लो 400 नैनोमीटर है, मतलब एक तरंग की लंबाई 400 नैनोमीटर, तो 1 मीटर में कितने समाएंगे? ये है, तो इसको 1/, कर देंगे तो उतने आ जाएंगे। 1/400 गुणित 10⁻⁻9 कर देंगे तो उतने आएंगे उसमें 1 मीटर में। समझ रहे हैं? एक तरंग की लंबाई इतनी, तो 1 मीटर में कितनी आएंगी उसको गिन लीजिए। तो उसको 1/, कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा आपको। तो ये इसको दिखाने के लिए न्यू बार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, न्यू बार। ठीक है, न्यू बार का प्रयोग किया जाता है, ऊपर में लाइन खी जाती है। इसको पर मीटर में भी लिखते हैं, पर सेंटीमीटर में, क्योंकि मीटर में तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो सेंटीमीटर में कितने आए हैं ये हम लिख लेते हैं, है ना। दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विद्युत चुम्बकीय विकिरण की कड़ी प्रकृति, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, अभी तक आपने जो देखा वो तरंग प्रकृति थी, तो तरंग जा रही है उसके साथ हमको समझ में आ गया, लेकिन अब कण भी होते हैं। ठीक है, अब इसको समझिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो कण होते हैं उसको हम कहते हैं क्वांटम। उन कणों को हम क्वांटम कहते हैं। और क्वांटम क्या है? एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं, छोटी छोटी पुड़ियाँ हैं, जिनको हम क्वांटम कहते हैं। तो जितने भी आपने विद्युत चुंबकीय तरंगे देखी, कॉस्मिक रे, गामा रे, सब कुछ जो है सब में क्वांटम होते हैं, उसमें ऊर्जा होती है। ठीक है, और जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा कितनी होगी ये आवृत्ति पे निर्भर करता है। समझ रहे हैं बात को? देखिए, अब इसमें 2 चीजें समझिए। एक तो है क्वांटम, जिसको हमने कहा कि ये एनर्जी के पैकेट्स हैं। अब क्वांटम में, एक क्वांटम में कितनी एनर्जी और दूसरा कितने क्वांटम, कितने कण, ये 2 बातें लागू हैं। जैसे मैंने कहा कि एक आदमी के पास कितना पैसा, अलग अलग पैसा हो सकता है, 1 रुपए से लेकर के लाखों करोड़ रुपए हो सकता है। तो एक आदमी के पास कितना पैसा, ये क्वांटम की ऊर्जा है, एक क्वांटम की ऊर्जा। और कितने आदमी, उतने पैसे लिए कितने आदमी, ये उस प्रकाश की पावर है, उसकी, जिसको हम तीव्रता कहते हैं। समझिए बात को। हर क्वांटम में कितनी ऊर्जा रहेगी, कितनी ऊर्जा, ये निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पे। उस तरंग दैर्ध्य की जितनी ज्यादा आवृत्ति रहेगी, उनके क्वांटम में उतनी ज्यादा ऊर्जा रहेगी। ठीक, आवृत्ति ज्यादा तो ऊर्जा ज्यादा क्वांटम में। अब क्वांटम की संख्या कम ज्यादा, तो जो प्रकाश की तीव्रता ज्यादा रहेगी। देखिए, आवृत्ति और तीव्रता में अंतर है। तीव्रता क्या होती है? जैसे बल्ब कभी डीम जलता है, कभी तेज जलता है, समझिए बात, वो तीव्रता है। लेकिन जितना भी जला, डीम जला, तेज जला, उसकी आवृत्ति सेम रहेगी। तो डीम और तेज में क्या अंतर आया? उसमें क्वांटम की संख्या का अंतर आया। ज्यादा तेज लाइट है तो ज्यादा क्वांटम आ रहे हैं, ज्यादा क्वांटम संख्या में, ज्यादा क्वांटम। और धीमा लाइट है, डीम लाइट है, तो क्वांटम की संख्या कम हो गई। लेकिन लाइट धीमा या जोर से, उस बल्ब से एक ही आवृत्ति की लाइट निकलेगी, उनके हर क्वांटम में ऊर्जा उतनी ही रहेगी,
बस क्वांटम की संख्या कम ज़्यादा हो जाएगी, सैनिकों की संख्या कम ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन सैनिकों के पास राइफल और गोलियां उतनी उतनी ही सबके पास। तो तीव्रता और आवृत्ति में अंतर समझ में आया होगा। आवृत्ति का एक माप तो हमने वहां पर देखा कि 1 सेकंड में कितने तरंग पास हो रहे हैं, यह भी आवृत्ति है, और आवृत्ति जितनी ज़्यादा रहेगी उनके क्वांटम में उतनी ज़्यादा ऊर्जा रहेगी। लेकिन क्वांटम कितने रहेंगे ये उसकी तीव्रता पे निर्भर करेगा, आवृत्ति पे नहीं, तीव्रता पे निर्भर करेगा। तो ये जो कण हैं इनको हम क्वांटम कहते हैं। ये जो दृश्य प्रकाश है इसके क्वांटम को हम स्पेशली फोटॉन कह देते हैं। फोटॉन भी क्वांटम ही है, क्योंकि क्वांटम सभी तरंग दैर्ध्यों को लेकर कहा जाता है, लेकिन दृश्य प्रकाश के क्वांटम को क्वांटम के अलावा फोटॉन भी कह देते हैं। उसी कण को जिसमें ऊर्जा होती है और जिनकी कम ज़्यादा संख्या होती है, उसके लिए हम फोटॉन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं दृश्य प्रकाश के लिए। तो प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था, इसको क्वांटम थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, विवर्तन तथा व्यतिकरण जैसी कुछ प्रायोगिक परिघटनाओं को विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति द्वारा समझाया जा सकता है। देखिए, ये डिफ्रैक्शन क्या है आप समझिए। जैसे प्रकाश जा रही है तो सीधी जानी चाहिए ना, सीधी जा रही है, लेकिन कोई कोना पड़ता है। जैसे ये बोर्ड आपको दिख रहा है, हमने प्रकाश को ऐसे सीधा भेजा, ठीक है, ऐसे सीधा भेजा तो एकदम जो शार्प कोना होता है उससे थोड़ा सा मुड़ जाती है प्रकाश, ऐसे मुड़ जाती है, इधर या इधर मुड़ जाएगी। कोने में जैसे प्रकाश ऐसे सीधी जा रही ना, तो सीधी जानी चाहिए एकदम, लेकिन ये प्रकाश जो है ऐसे थोड़ी सी मुड़ जाएगी, तो थोड़े अंदर तरफ भी प्रकाश पहुंच जाएगी। तो कोने में प्रकाश का थोड़ा मुड़ जाना ये विवर्तन कहलाता है, डिफ्रैक्शन। इसीलिए आप किसी सिक्के को पानी में डालते हैं, वो तो रिफ्रैक्शन है, खैर वो रिफ्रैक्शन अलग है, ये डिफ्रैक्शन है। डिफ्रैक्शन का मतलब है कोने में प्रकाश का मुड़ जाना, डिफ्रैक्शन है विवर्तन। अब व्यतिकरण क्या है? व्यतिकरण ये है जैसे कि ये एक तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, और ये दूसरी तरंग दैर्ध्य है, दूसरी तरंग है, दोनों की जो है आवृत्ति लगभग एक ही है। तो इनको एक साथ जब करोगे तो अगर इनका स्ट्रिंग और इसका स्ट्रिंग एक जगह पड़ता है और गर्त और इसका गर्त एक जगह पड़ता है, तो इन दोनों से मिल करके ये जो तरंग है ये ज़्यादा बड़ी तरंग हो जाएगी। ऐसे इनका स्ट्रिंग और गर्त ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, मतलब दोनों को जोड़ के हो जाएगी। लेकिन मान लो इसका स्ट्रिंग इसके गर्त के सामने और इसका गर्त इसके स्ट्रिंग के सामने पड़ता है, तो इतना ये छोटा हो जाएगा और ये फाइनली इतना बड़ा रह जाएगा। समझ रहे हैं बात को? मतलब स्ट्रिंग और गर्त गर्त मिलेंगे तो बड़े हो जाएंगे, लेकिन एक का स्ट्रिंग दूसरे गर्त के साथ मिलेंगे तो छोटे हो जाएंगे, मतलब उल्टा प्रभाव पड़ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अपोजिट ऐसा है। तो इसको हम कहते हैं व्यतिकरण, इस तरह के व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। और इन दोनों को हम अभी देखिए कि तरंग प्रकृति द्वारा समझ पाए, तरंग द्वारा समझाया ना मैंने आपको, ऐसा है। लेकिन कुछ प्रेक्षणों को 19वीं शताब्दी के भौतिक विज्ञान, जो पारंपरिक भौतिक विज्ञान कहलाते हैं, भौतिकी कहलाते हैं, कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की सहायता से भी वर्णित नहीं किया जा सका। कुछ ऐसी चीजें हैं जो तरंग प्रकृति के द्वारा समझाया नहीं जा सका। क्या क्या चीज है देखिए। गर्म पिंड से विकिरण का उत्सर्जन कैसे होता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मतलब जब आप लोहे को या इस टाइप की किसी चीज को गर्म करते हो तो फिर वो लाल हो जाता है, फिर सफेद हो जाता है, फिर नीला हो जाता है, और काफी देर तक वैसे ही दिखते रहता है वो गर्म करने के बाद। ये क्यों होता है ये नहीं बता पाए तरंग के द्वारा। ये स्पेक्ट्रम, इसको पहले लगाना था इस चित्र को, लेकिन मैंने आपको चूंकि समझा दिया है ना। ये देखिए, विवर्तन और व्यतिकरण का परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है। किसी बाधा के आसपास तरंग के मुड़ने को विवर्तन कहते हैं। मैंने कहा ना ऐसे किनारे हो जाएंगे। एक समान आवृत्ति वाली दो तरंगें मिलकर ऐसी तरंग देती हैं जिसका त्रिज्या में प्रत्येक बिंदु पर विक्षोभ, प्रत्येक तरंग के उस बिंदु पर विक्षोभ का बीजगणितीय सदिश योग होता है। तरंगों का इस प्रकार संयोजन व्यतिकरण कहलाता है। तो योग धन और ऋण का भी तो योग होता है जिसमें जीरो हो जाता है, तो बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे टोटल में, वो व्यतिकरण हुआ। अब एक कुछ कैलकुलेशंस हैं, इनको मैं आपको करा देता हूं।
ठीक है, उदाहरण देखिए, ये कैलकुलेशन भी पहले डालना था हमको, एक्चुअली वो जो कर्ण प्रकृति पढ़ रहे हैं उसके बीच में अब आ गया ये, कोई बात नहीं, कर्ण प्रकृति हम पढ़ेंगे या अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इसको समझाना जरूरी है। ऑल इंडिया रेडियो का विविध भारती स्टेशन, ये नाम आप नहीं सुने होंगे। मैं आपको बताऊं कि रेडियो जब चलाते हैं तो रेडियो पहले ज़माने में एक डब्बा टाइप का रेडियो होता था, आप देखें कि नहीं पता नहीं, उस रेडियो में ऐसे घुमाने का होता था, चैनल सेट करने का, उसमें भी चैनल टाइप का होता था जो फ्रीक्वेंसी सेट करता था और आवाज़ का। तो फ्रीक्वेंसी सेट करते थे तो अलग अलग स्टेशन, कोई विविध भारती, कोई ऑल इंडिया रेडियो ऐसा बोलता था, उनके अलग अलग फ्रीक्वेंसी में वेव्स आते हैं। तो ये जो विविध भारती है ये 1.368 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण कर रहा है। तो ट्रांसमिशन द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, क्योंकि इसने दे दिया है आपको आवृत्ति, है ना। तो C = न्यू लैम्डा आपने पढ़ा था, C आपको पता है 3 × 10⁸ और न्यू दे दिया है आपको ये, है ना। तो न्यू को इधर ले आएंगे तो लैम्डा का मान निकल जाएगा, ये देखिए लैम्डा = C/न्यू, है ना। तो C कितना दिया है देखिए 3 × 10⁸ है, आपको याद है, और किलो हर्ट्ज में दिया है, देखिए ध्यान से 1.368 किलो हर्ट्ज। तो किलो का मतलब 1000 होता है, तो हर्ट्ज में बदलेंगे तो 1368 हर्ट्ज हो जाएगा ये, ठीक है। हर्ट्ज क्या लिखा है ये 1368, ये दशमलव नहीं है भाई, ये वो है कॉमा है, कॉमा है, मतलब 1368 किलो हर्ट्ज ही दिया है, 1368 किलो हर्ट्ज। तो हर्ट्ज में बांटने के लिए इसको 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो 1000 मतलब 10⁻3, ठीक है 10⁻3, अब समझ में है। तो 3 × 10⁸ बटा 1368 × 10⁻3, इसका आप मान निकालोगे तो देखिए 3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो 10 के घात बचा 5, है ना, और 3 बटा 1308, इन सबको कैलकुलेट करोगे तो आपको आ जाएगा 219.3 मीटर इसकी तरंग दैर्ध्य है, ठीक है। जो निकला एकदम मीटर में ही निकला है, आपको कुछ में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मीटर में निकल गया आपको। बस इसमें मान रख देना है जो दिया है, यहाँ पर सिर्फ इतना किया है इन्होंने कि 1368 किलो हर्ट्ज है, उसको इसने हर्ट्ज में कन्वर्ट किया है, तो 10⁻3 यानी 1000 से गुणा किया है। अब बाकी इसको कैलकुलेट करना तो आपको आ गया होगा, है ना, तो इस तरह से इसको कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य का परास 400 नैनोमीटर से लाल 750 नैनोमीटर तक है, इनकी आवृत्तियां ज्ञात कीजिए। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹। तो फिर से भाई समीकरण में रखना पड़ेगा, C = न्यू लैम्डा, ठीक है। तो यहां पर न्यू दे दिया है, फिर से सॉरी लैम्डा दिया है, लैम्डा दिया है, तो लैम्डा को आप इधर कर लेंगे तो आपको न्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए C तो आपको पता है 3 × 10⁸, और लैम्डा कितना दिया है 400 से 750, दोनों अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। 400 रखेंगे तो 400 नैनोमीटर है, तो × 10⁻⁹ कैलकुलेट किए तो इतना हर्ट्ज आया, ठीक है। और लाल प्रकाश दिया है 750, तो 750 में कैलकुलेट करेंगे तो इतना आया। तो अब देखिए कि इनका जो आवृत्ति है लाल प्रकाश का 4 और ये बैगनी प्रकाश का 7.5 के बीच में इनकी आवृत्ति है, 10⁻14 हर्ट्ज इनकी आवृत्ति है, ध्यान रखेंगे। तो दोनों के बीच की जो आवृत्ति है 4 × 10⁻14 से 7 × 10⁻14 तक है, ठीक है। ये आपने निकाला इसमें, ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। सिर्फ एक ही फार्मूला है, C = न्यू लैम्डा, बस। ठीक है, 5800 एंगस्ट्रॉम वाले तरंग दैर्ध्य वाले पीले विकिरण की तरंग संख्या और आवृत्ति गणना करें। तो तरंग संख्या है 1 मीटर में कितनी तरंगे, क्योंकि एक का साइज 5800 एंगस्ट्रॉम यानी 5800 × 10⁻−10 यानी कि 58 × 10⁻−8, ठीक है, इतना एक की साइज है मीटर में, ठीक है। तो 1 मीटर में कितना, तो
तो 1 बटा इतना कर दोगे तो 1 मीटर के में उतनी संख्या आ जाएगी। 1 की साइज इतना तो 1 मीटर में कितना, तो 1 बटा इतना। तो देखिए 1 बटा इतना कर दिए तो तरंग संख्या आ रही है। तरंग संख्या हमेशा ये फार्मूला है, ध्यान रखेंगे। तो ये उत्तर आ रहा है पर मीटर। 1 मीटर में इतनी तरंगे, अगर सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 100 से भाग कर देंगे तो इतना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर में। मीटर में जितना आया, मीटर का सेंटीमीटर मतलब 100वां भाग, 100 से भाग कर देंगे तो 10 के घात 6 है और 10 के घात 4 है पर सेंटीमीटर। मतलब 1 मीटर में इतनी तरंगे रहेंगे, 1 सेंटीमीटर में इतनी तरंगे रहेंगी, क्योंकि एक तरंग की लंबाई इतनी है। और आवृत्ति कैसे निकालेंगे? तो फिर से वही C इक्वल टू न्यू लेमडा, जिसमें आपका लेमडा दिया हुआ है, आवृत्ति आपको निकालना है तो C बटा लेमडा कर देंगे। तो ये देखिए C बटा लेमडा कर दिया तो हमको ये आ गया आवृत्ति 5.172 10 के घात 14। आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे मेरे हिसाब से, 3 गुणी 10 के घात 8 बटा 5800 गुणी 10 के घात -10। ये -10 को ऊपर ले जाएंगे तो +10 हो जाएगा, तो 10 और 8 18 हो जाएगा। 3 बटा 5800 को गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो आपको कुल मिला के आ गया। ठीक है, तो हम कण प्रकृति पढ़ रहे थे। कण प्रकृति में हमने क्या पढ़ा था कि कण प्रकृति कैसे देखे। 1 मिनट वापस आता हूं मैं, ये थोड़ा गलत जगह पे लग गए हैं स्लाइड्स, वो मैं एक्चुअली रिवाइज नहीं कर पाया स्लाइड बनाने के बाद, कोई बात नहीं है ना। तो हम ये पढ़ रहे थे कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की सहायता से हम क्या चीज को नहीं समझ सकते, जिससे हम कण प्रकृति का हमको ज्ञान हुआ। तो पहला चीज है कि गर्म पिंड से जो विकिरण निकलते हैं उनको हम नहीं समझ पाए तरंग के द्वारा। तरंग के द्वारा नहीं बताया जा सकता। जैसे लोहे को गर्म किए तो कैसे उसमें से निकली, ये तरंग के द्वारा हम नहीं समझ सकते। ठीक है, और दूसरा क्या चीज को नहीं समझे, धातु की सतह से विकिरण के टकराने पर इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन, विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखिए जब किसी परमाणु में आप विकिरण डालोगे तो उसके फोटॉन्स या क्वांटम टकराते हैं इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, है ना। तो किसी भी धातु की सतह से आप टकराएंगे ना तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। ठोस में तापमान के फलन के रूप में ऊष्माधारिता का परिवर्तन, तो अलग अलग ठोस जो है, अलग अलग मेटल जो है ऊष्मा को अलग अलग मात्रा में धारण कर पाते हैं, अलग अलग मात्रा में अवशोषित कर पाते हैं। विशेषकर हाइड्रोजन के संदर्भ में परमाणुओं में देखे गए रेखा स्पेक्ट्रम, जिसको लाइमन बामर पास्चर ब्रैकेट श्रेणी में हम पढ़ते हैं, ये सब चीजों को हम केवल तरंग के द्वारा नहीं समझ सकते। इससे हमको कण प्रकृति के बारे में ज्ञान होना शुरू हुआ। ये परिघटनाएं इंगित करती हैं कि निकाय केवल किसी विशेष मात्रा में ही ऊर्जा ले सकता है, सभी संभावित ऊर्जाएं ग्रहण अथवा उत्सर्जित नहीं की जा सकती। मतलब कोई भी जो ब्लैक बॉडी है या कोई भी पदार्थ है वो ऊर्जा को या ऊष्मा को विशेष मात्रा में ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। इस चीज को हम अभी कण प्रकृति के रूप में देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इनको हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं बॉस। ये अब काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है इसमें पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इनको हम ठीक से समझ पाएंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है बॉस, थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगा, थोड़ा सा फिर पढ़ाऊंगा, 2 मिनट रिवाइज करा के फिर पढ़ाऊंगा। ठीक है, और मैं आपको ये बता रहा था कि मेरे जुलॉजी वाले बायोलॉजी वाले चैनल को भी आप जरूर देखें, उसमें पूरी बायोलॉजी पढ़ाई हुई है मैंने, है ना। बायोलॉजी गुरु डॉक्टर संतोष अग्रवाल लिखा है, उसमें आप जाके बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू, बाय।